हनुमान से गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस गैंग के नाम से मांगी गई है फिरौती। डॉक्टर से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल भी डॉक्टर को दी गई थी व्हाट्सएप कॉल। डॉक्टर पारस जैन ने नहीं की थी व्हाट्सएप कॉल रिसीव। पहले भी डॉक्टर पारस जैन से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। एक नाबालिग को इसमें डिटेन किया गया। चारों ने ऋतिक बॉक्सर के कहने पर ये रेकी की थी। एक बार फिर लॉरेंस गैंग नाम से वसूली का मामला सामने आया है और ये डॉक्टर से 1 करोड़ की फिरौती का मामला है। पहले भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये फिरौती मांगी गई, लेकिन व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं की गई। इस मामले में आपको बता दें कि 4 आरोपी की गिरफ्तारी ऋतिक बॉक्सर के कहने पर रेकी की गई थी, जिसमें एक नाबालिग है जिसे डिटेन कर लिया गया है। डॉक्टर पारस जैन, जिससे 1 करोड़ की फिरौती की मांग लॉरेंस गैंग के नाम से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग के नाम से डॉक्टर से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल से काम पर अब वकील वापस लौटेंगे। दरअसल पुलिसकर्मी द्वारा वकील की पिटाई का ये मामला, वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। सरकारी अधिवक्ता मामलों में पैरवी नहीं कर रहे। पुलिस विभाग ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की थी। तीनों आरोपियों को मौके से हटाने के लिए आदेश जारी करने की बात कही गई। एक आरोपी ईश्वर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। तो पुलिस विभाग ने आपको बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कदम उठाए। 3 आरोपियों को मौके से हटाने के आदेश दिए। एक आरोपी ईश्वर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। वकीलों की हड़ताल अब खत्म हुई है, क्योंकि उनकी मांगे पुलिस की तरफ से मान ली गई हैं। जैसा कि रवि बंसाली साहब ने अध्यक्ष ने बताया है, ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है और मेन एक्यूज इसके अंदर एफआईआर में ईश्वर सिंह का नाम बताया गया है, उसको निलंबित कर दिया गया है और बाकी जो तीनों ऑफिसर्स वहाँ थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। तो संयुक्त रूप से हमने एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क का आदेश जारी किया था और संयुक्त रूप से जो ये कार्रवाई हुई है उसके फलस्वरूप हम जो है वो कल से हड़ताल कॉल ऑफ करते हैं और कल से सभी अधिवक्तागण अपनी उपस्थिति न्यायालय में देंगे। कि आरोपित कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी हैं उनको निलंबित किया गया। तो जिस शख्स का नाम एफआईआर में था ईश्वर सिंह का, उसको निलंबित कर दिया गया है और जो बाकी 3 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल वहाँ पोस्टेड थे उन तीनों को भी वहाँ से हटा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में दोनों एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम हड़ताल यहाँ विड्रॉ करते हैं और इसको स्थगित करते हैं। तो वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई दिनों से वकील हड़ताल पे थे। दरअसल एक टकराव की स्थिति यहां पर वकीलों और पुलिस के बीच में बन गई थी। स्वैच्छिक कार्य का बहिष्कार वकीलों ने किया था। कथित पिटाई की ये बात सामने आई थी। इसमें एक वकील को पीटने का मामला पुलिस की तरफ से सामने आया था और इसी पर गुस्सा करते हुए वकील हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन अब वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि उनकी हड़ताल खत्म हो गई है, चूंकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर दी है। उदयपुर से बड़ी खबर है, छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया है। बीएन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ताला जड़ा है। विभिन्न मांगों को लेकर ये इकट्ठा हुए छात्र छात्राएं। कुछ दिनों पहले बीएन ग्राउंड पर दरअसल एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी। कॉलेज में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा छात्र की मौत हो गई। छात्र छात्राओं ने अब मेन गेट के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने तक, ताला नहीं खोलने पर अब ये छात्र अड़ गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राइट टू हेल्थ को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बड़ा ऐलान हुआ है। 11 फरवरी को 24 घंटे संपूर्ण चिकित्सा बंद का ऐलान किया गया है। 11 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। राइट टू हेल्थ को लेकर ये बड़ी खबर है, जिसमें स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ऐलान 11 फरवरी को 24 घंटे संपूर्ण चिकित्सा बंद का ऐलान किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये एक
परेशानी का सबब तमाम मरीजों के लिए बन सकता है। 11 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होनी है और 11 फरवरी को ही 24 घंटे संपूर्ण चिकित्सा बंद का ऐलान किया गया है स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये पूरा मामला राइट टू हेल्थ को लेकर है। दरअसल यहां पर डॉक्टर्स की नाराजगी सामने आई थी और उनकी मांग थी कि सरकार इसको परिभाषित करे कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी में इलाज का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाए। प्रदेश भर के फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स आज आंदोलन कर रहे हैं और आज स्वास्थ्य भवन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन जो है वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। कई तरह की मांगे जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों की। हमारी प्रोफेसर को बहुत साल हो गए, इतने दिन सेंटर में भी कोई ये नहीं था, कमीशन नहीं था, अभी नेशनल में लगा है, अब स्टेट में भी इसको लागू कराने की मेन मुख्य मांग है। क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आपका जो इलीगल लोग भी काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मेन अपना क्वालिटी ऑफ काम जो करने वाला है वो भी सुधार होना चाहिए और जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी सुधार होना चाहिए। सेंटर किस प्रकार का बिल आया है और राजस्थान में इस बिल के आने से किस प्रकार से आप लोगों को मदद मिलेगी। अगर सेंटर का अगर बिल अगर राज्य में अगर लागू होता है तो उससे क्या है कि फिजियोथेरेपी का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे फिजियोथेरेपिस्ट के पता चल जाएगा राजस्थान में कितने लोग काम कर रहे हैं एट वर्क। और दूसरा ये है कि इस पैटर्न में जो ड्राफ्ट पैटर्न जो राज्य में लागू हो रहा है उसमें फिजियोथेरेपी के सदस्य नियुक्त किए जाए उसके अंदर, जिससे हमारे प्रोफेशन की ग्रोथ होगी, हमारे प्रोफेशन का उसमें भला हो पाएगा। दूसरी हमारी मांग इस तरह से है कि जो स्टाफिंग पैटर्न है जो 1965 का जो रूल बना हुआ है उसके अंदर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की 150 बेड के ऊपर अभी तक एक वैकेंसी इन्होंने क्रिएट कर रखी है, जिसके कारण 150 बेड पे एक है, 300 पे 2 है। अगर हमारी वैकेंसी अगर सीएससी और पीएचसी के ऊपर 30 से 50 बेड पर एक पद मांग रहे हैं, 100 बेड के ऊपर 2, 150 पे 3 और 200 पे 4, जिससे क्या है कि राज्य के अंदर जो मरीजों की संख्या जो आंकड़ा बढ़ रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, सेरिब्रल पाल्सी है, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो केस हैं, उन लोगों को भी उन सीएससी और पीएचसी के ऊपर उनको लाभान्वित हो पाएंगे। आप लोग ये बताएं कि अगर ये आप लोगों की मांग है सरकार नहीं सुनती तो आप लोग क्या करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो आज इतने फिजियोथेरेपिस्ट बेरोजगार हो चुके हैं कि कल को सरकार को मैं फिर चेता रहा हूं, अगर वो रोड पे आ जाते हैं और कुछ अनर्थ हो जाता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। चाहे वो गहलोत जी को कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस बिल को लागू कर दिया जाए, जिससे कि राजस्थान के फिजियोथेरेपिस्ट को एक कैडर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है आप आंदोलन की आप लोग। आगे हमारा रैली करने का विचार है, जो कि पूरे राजस्थान से हर एक जिले से हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट बुलाएंगे, उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सारे फिजियोथेरेपिस्ट शामिल होंगे, सारे कॉलेज से शामिल होंगे और वो रैली करके हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये हमारी आगे की रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है फिजियोथेरेपी डॉक्टर जिन्होंने अपनी मांग जो है वो यहाँ पर रखी है, साथ सरकार को ये भी चेताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन जो है वो आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो 11 फरवरी को यहां पर बैठक महत्वपूर्ण राइट टू हेल्थ को लेकर ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बड़ा ऐलान ये है कि अब उनका कहना है कि हम संपूर्ण चिकित्सा बंद रखेंगे 11 फरवरी को। सौरभ हमारे संवाददाता जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ बताइए जरा नाराजगी डॉक्टर्स की। बैठक होनी, इसमें डॉक्टर्स का पक्ष जो है वो प्रवर समिति के सदस्य जो है वो लेंगे, लेकिन उससे पहले ही तमाम डॉक्टर जो है वो विरोध में उतर आए और निजी डॉक्टर्स और अन्य डॉक्टर्स ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो बनाई है और इस जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया है कि 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से 24 घंटे जो है वो चिकित्सा सेवाएं जो है वो बंद रखी जाएंगी। संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं बंद करने का ऐलान जो है वो किया है। डॉक्टर्स लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर राइट टू हेल्थ बिल में जितने भी प्रावधान किए गए वो डॉक्टर्स को जो है वो मंजूर नहीं है। चाहे बात इमरजेंसी की परिभाषा जिसको अब तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है, इसके अलावा जो प्राधिकरण जिला और स्टेट लेवल पर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी इन लोगों की आपत्ति जो है वो लगातार बनी हुई है। और यही कारण है कि अब चूंकि 11 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होनी है, उससे पहले जो है वो ये बड़ा ऐलान करके सरकार को दबाव में लाने की कोशिश संभवतः डॉक्टर्स की नजर आ रही है। हालांकि जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री ने जो इमरजेंसी में इलाज मरीजों का होना है उसको लेकर साफ कर दिया है कि
मरीजों का जो भी इलाज होगा इमरजेंसी में उसका भुगतान जो है वो सरकार करेगी। लेकिन उसके बावजूद चाहे बात इलाज के जो परिभाषा है, किन डॉक्टर्स को, किन मरीजों का इलाज जो है वो इमरजेंसी में होगा, उसकी परिभाषा जो है वो लगातार स्पष्ट करने की मांग जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। साथ ही कमेटी का भी विरोध जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है और इसी के तहत ये 11 फरवरी को बंद का ऐलान किया गया। सरकार आखिरकार ये जो एक तरीके से चिकित्सा बंद का ऐलान किया गया है, इसको लेकर क्या उनका टेक रहता है? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है और डॉक्टरों के हित में नहीं है। बढ़ते आगे, बेरोजगारों से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल बेरोजगारों ने जयपुर में जाकर जमकर हंगामा किया है। मंत्री रमेश मीणा के बंगले के बाहर हंगामा किया। बड़ी संख्या में मंत्री के बंगले के बाहर ये बेरोजगार जुटे। पंचायती राज मंत्री के बंगले के बाहर कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। संविदा भर्ती की जगह पक्की भर्ती की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बेरोजगारों को बंगले से हालांकि पहले रोका है। 5 लोगों के डेलीगेशन से बातचीत चल रही है। महत्वपूर्ण होगा देखना कि जो डेलीगेशन से बात हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। देखो, मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन पहले बजट की घोषणा 2100 पदों पर पंचायत राज भर्ती की थी। 544 पद अलग है, 2600 ज्यादा पदों पर पंचायत राज भर्ती होनी है, लेकिन संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर 38 दिन के बाद राजस्थान लौटे थे। गुजरात समझौता आज भी अधूरा है, लखनऊ समझौता और मंत्रियों के साथ लिखित समझौता है। तो पहले बजट की पंचायत राज भर्ती की विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं करे? आज हम सड़कों पर उतरे, मांग कर रहे हैं कि हमारी इन पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति की घोषणा की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर हम गुजरात से वापस लौटे थे, लखनऊ से वापस लौटे थे, लेकिन पहले बजट की घोषणा नहीं होती। युवाओं के लिए किस बात का बजट है? पहले बजट की घोषणा पूरी होनी चाहिए, यह मांग हम करें। आज आप यहाँ पहुंचे मंत्री के बंगले पर, क्या करने पहुंचे थे? अभी बता रहे हैं कि 5 लोगों का डेलीगेशन आपका जाएगा। देखो, हम सम्मान करते हैं, पुलिस प्रशासन हमें मिलवा रही है, हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम वार्ता के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन जैसा कहेगी हम करने के लिए तैयार, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए आए, भर्ती के लिए आए। हम अनुशासन से हम आंदोलन कर रहे हैं, न किसी प्रकार की हम उड़दंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जैसे कहेगा हम करने के लिए तैयार, लेकिन हमारी मांगे पूरी और हमारी वार्ता मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी से हो। सर, हम कोटा से आए हैं, पिछले 13 साल से ये भर्ती लंबित है। हम इतने परेशान हो गए हैं। 2019 में बजट घोषणा थी इस भर्ती की, अब 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं। घर वाले भी अब तो के थक गए कि कहाँ तक पैसे लगाए। हमारे 2 बीघा जमीन है, वो भी गहने मिल गई पढ़ाई के चक्कर में, और सर जॉब अलग नहीं है। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे अरबाज का रुख करते हैं। अरबाज, जो 5 लोगों का डेलीगेशन बातचीत कर रहा था, कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है? कितनी देर से बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि ये जो बातचीत है ये काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। और जो बेरोजगार संघ है उसमें अलग अलग जगह से राजस्थान से लोग आए थे, तो उनमें उनका एक डेलीगेशन पहुंचा है, बातचीत अपनी रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो संगठन है उसकी तरफ से बात की गई है कि जब तक सरकार की तरफ से तो पुख्ता जवाब नहीं मिलेगा, जब तक उनकी मांगे बजट में अनाउंस नहीं की जाएंगी, तब तक वे घटनाक्रम को लेकर के जो है अपनी तरफ से पीछे नहीं हटेंगे। और जो बातचीत में उनको कोई पुख्ता लिखित में जवाब मिले, इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर रखी गई है आंदोलन के अलग, वो ये है कि कल जो घटनाक्रम अजमेर में हुआ था उसको लेकर के भी शिकायत यहाँ पे की गई है वार्ता में। और ये बताया गया है कि जो पुलिस कर्मियों की तरफ से लाठीचार्ज किया गया वो किस तरह से गैर कानूनी था, और उसमें भी कार्रवाई की मांग की गई है, निलंबन की संबंधित अधिकारी की। लेकिन जो मुख्य इनकी मांग है वो जो पंचायती राज में जिस तरह से संविदा भर्तियों को लेकर के विरोध है कि भाई पक्की और नियमित जो भर्ती है लोगों की, वो और जो वादे सरकार ने किए थे भर्ती निकाल करके जिसपे भर्तियां करने की, वो इस बजट में घोषित करके काम पूरा कर दिया जाए। जी शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स भी इसे कहा जा सकता है, जो कि 10 फरवरी को जो गहलोत हैं वो बजट पेश करेंगे और उसमें माना जा रहा है कि युवाओं पर खास फोकस होगा। अलवर से बड़ी खबर है, मिलावट के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई। दूध में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अलवर डेयरी चेयरमैन ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की है। दूध से भरी पिकअप को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही 1200 लीटर मिलावटी दूध को सड़क पर फैला दिया गया। पिकअप में मौजूद दूध को नष्ट कर दिया गया। मौके पर सैंपल लेकर दूध की जांच अब की जाएगी। किशनगढ़ बास के बाघोड़ा गांव में कार्रवाई हुई है। हमारा एक मुखबिर पिछले कई दिनों से हमें सूचना दे रहा था
तो हमने हमारी टीम सुबह ही यहाँ 4 बजे आकर खड़ी हो गई। वो रेकी कर रही थी दोनों गाड़ियों की। एक गाड़ी जैसे मैं आया मौके पे मैंने पकड़ी, उस पर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और डेयरी की टीम सैंपलिंग कर रही थी। तो उसको सैंपल लेने के बावजूद वो गाड़ी लेकर भाग गया। फिर जैसे हम दूसरी गाड़ी का पीछा किया तो दूसरी गाड़ी हमने पकड़ी। राजेश, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आखिरकार मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जी, अलवर जिले में लगातार सिंथेटिक और मिलावटी दूध को लेकर के बदनाम है और नकली दूध, मावा, पनीर का कारोबार भी लगातार फैला हुआ है। इसको देखते हुए डेयरी चेयरमैन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो आज खुद डेयरी चेयरमैन है उनके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बागोड़ा गांव है किशनगढ़ बास का, वहां पर एक पिकअप गाड़ी में 4 जो दूध का कारोबार करने वाले थे, उन लोगों ने मिलाकर के पिकअप गाड़ी को में हायर करके उससे दूध ले जा रहे थे। उसी समय जो डेयरी चेयरमैन है उसकी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और मौके पर सैंपल भरे गए और मिलावटी और नकली दूध पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई है वो की जा रही है। डेयरी चेयरमैन जब से अलवर में बने हैं, युवा हैं, और उनके द्वारा एक बेहतरीन काम इसलिए किया जा रहा है कि उनके द्वारा अभी तक 7वीं बड़ी कार्रवाई है जिसमें हजारों लीटर जो दूध है वो नष्ट कराया गया है और लगातार जो डेयरी में दूध आता है उसकी क्वालिटी अब सुधरी है। दिल्ली NCR तक अलवर का दूध अब तक जाने लगा है। शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। टोंक के बीसलपुर के बांध से बड़ी खबर है, जहां पर 5वें दिन SDRF को सफलता आखिरकार मिल पाई। बांध में एक मजदूर का शव मिला है। पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी। 31 जनवरी को 3 मजदूर डूब गए थे। 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। SDRF लगातार कोशिश कर रही थी, परिजनों ने डूबने की शिकायत की, जिसके बाद ये ऑपरेशन चल रहा था। देवली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। और अब बात कोटा की, जहां कांग्रेस सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। हाल यह है कि अब दोनों खोलकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक भरत सिंह ने खान की झोपड़िया गांव को 12 से कोटा में शामिल करने की मांग उठाई, तो मंत्री ने भी विधायक को आदरणीय बताकर तंज कसते हुए कहा कि विधायक भरत सिंह चाहें तो पूरा 12 को ही कोटा जिले में शामिल कर लें। हालांकि दौर अभी तक थमा नहीं। इसका जवाब देते हुए भरत सिंह ने कहा कि मंत्री की मति भ्रष्ट हो चुकी है। भाई 12 खान की झोपड़ियां 12 जिले का पार्ट है और भरत सिंह जी अगर चाहें तो पूरे 12 जिलों को कोटा जिला में मिला लें, हमारे को कहाँ दिक्कत। नहीं तो आपने जो आरोप लगा रहे हैं उनमें उनके बारे में तो कुछ बताओ। आरोप निराधार है, कुछ तो बताओ। मैंने आपको निवेदन कर दिया कि उनकी व्यक्तिगत राय होती है और व्यक्तिगत विचारधारा कोई भी व्यक्ति अपना प्रकट करने में स्वतंत्र है। मैं इस बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे सम्मानीय आदरणीय है, इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसका मतलब मति भ्रष्ट हो गई उनकी, साथ नहीं दे रही बुद्धि। इसका मतलब उनकी, क्योंकि इस कोटा का 12 जिला बनाने का तो आंदोलन हुआ था कि कोटा के 2 जिले बनाए और उसके बाद 2 जिले बनाए। ये जरूर है कि उन्होंने उस जिले का सत्यानाश कर दिया, कलेक्ट्रेट के पीछे खोद डाला। आप लोग अगर इस तरह के कैमरे लेके कलेक्ट्रेट के पीछे जाएंगे तो उन्होंने इतना खोदा कि पानी निकल गया जमीन में से। वो अगर इस तरह की बेहूदी बात कर रहा है, इसका मतलब मति भ्रष्ट हो गई है। पूरी सरकार को पता है, जैसा कि भरत सिंह जी ने काफी लंबे समय से एक जिन्हें जो वाजिब मांग है उनकी, और जो अंधे को भी दिखाई देता है कि वो गांव खान की झोपड़ियां त्रुटिवश 12 जिले में रह गया। जो भी वहां जाके देखता है उसको पूरा स्पष्ट लगता है कि गांव वास्तव में कोटे जिले में होना चाहिए था। उस मांग को लेकर लगातार हमारे ईमानदार और बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हमारे नेता भरत सिंह जी इस बात को लेकर कई बार उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। दरअसल पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा। करीब दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे। मंगलवार को बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त तीखी बहस हुई थी और खासतौर पर अडानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में काफी देर नोकझोंक होती रही और माना जा रहा है कि आज जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे उसका जवाब प्रधानमंत्री दे सकते हैं।
पर्यावरण के लिए पीएम मोदी की पहल हुई है। पीएम मोदी ने प्लास्टिक से बनी जैकेट पहनी। नीले रंग की खास जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से दरअसल तैयार की गई है ये जैकेट। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री को बैठे हुए, और इस जैकेट की खासियत ये है कि ये पर्यावरण के लिए एक संदेश दे रही है। पीएम मोदी ने प्लास्टिक से बनी हुई जैकेट पहनी है। नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज प्रधानमंत्री संसद पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से तैयार की गई है ये जैकेट। दरअसल पीएम मोदी आज खास जैकेट पहनकर संसद पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने आज नीले रंग की ये जो जैकेट पहनी है, आप देख रहे हैं प्लास्टिक की बोतलें पीईटी से बनी हुई है और इन बोतलों को रिसाइकिल करके जैकेट तैयार की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में ये जैकेट भेंट की थी। ऐसी 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी इस बार डिजिटल तरीका अपना रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक्सप्रेस वे पर जाकर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में एक्सप्रेस वे की खूबियां बताने के साथ साथ वो 12 फरवरी के लिए लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाले नए सुपर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, जिसका उद्घाटन 12 फरवरी को दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस तरीके की सौगात राजस्थान को इस रूप में मिली है, लेकिन अभी बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 लाख करोड़ का देना, ये भारत की आर्थिक तरक्की का नया सोपान होगा। आप देख सकते हैं कि देश में 2014 से पहले केवल 91,000 किलोमीटर हाईवे थे। अब उसकी जो गति है, जो दूरी है, वो हो गई 1,41,000 किलोमीटर। और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।